प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती हैं, अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। पृष्ठ 292। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपरिवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपरिवर्तनांक जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, यानी U = C/μ, जहां U = माध्यम में प्रकाश की चाल, C = निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 499 से यानी 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। 1. प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस बॉडीज। ये वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। 2. अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। वो वस्तुएं जो जिनका अपना समय स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वो दिखाई देने लगते हैं, जैसे मेज, कुर्सी आदि। 3. पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। वो वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, जैसे कांच, जल आदि। 4. अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसक्लूसेंट बॉडीज। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुएं को अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। 5. अपारदर्शक वस्तुएं, ओपेक बॉडीज। अपारदर्शक वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, जैसे धातु। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश को प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। 1. आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। 2. आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। पृष्ठ 293। समतल दर्पण, प्लेन मिरर से परावर्तन। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। ये प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा लैटेरियल इन्वर्स होता है। यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यदि आपातित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को सिग्मा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 सिग्मा डिग्री से घूम जाती है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि 2 समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना निम्न प्रकार से की जाती है।
1 यदि 360 बटे थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 होगी। जैसे 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 डिग्री बटे 90 डिग्री माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3 प्रतिबिंब बनेंगे। 2 यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा होगी यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समाद्विभाजक पर नहीं हो। जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 डिग्री बटे 40 डिग्री बराबर 9 प्रतिबिंब बनेंगे। 3 यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 होगी। जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी गई हो तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटे 40 डिग्री माइनस 1 बराबर 8 होगी। 4 यदि 360 बटे थीटा एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। गोलीय दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। एक वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, बिंदु मात्र। प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 2 वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 3 वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार समान आकार का, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 4 वस्तु की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच पर, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 5 वस्तु की स्थिति फोकस पर, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक। 6 वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बढ़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा व आभासी। पृष्ठ 294। अवतल दर्पण का उपयोग। 1 बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। 2 आंख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण। 3 गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में। 4 सोलर कुकर में। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग। 1 इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है, साइड मिरर रूप में। 2 सोडियम परावर्तक लैंप में। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम, रेरर मीडियम से सघन माध्यम, डेंसर मीडियम जैसे हवा से पानी में प्रवेश करती है तो वो दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन जो किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है उनके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अपवर्तन के नियम। 1 आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। 2 किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण का ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, कोष्ठक में नियतांक, कोष्ठक समाप्त। नियतांक का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं।
किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अवर्तनांक का मान कम हो जाता है। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत ही कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं: 1. द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। 2. तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। 3. सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। 4. पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। 5. जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। पृष्ठ 295। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो चमकने लगता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न 2 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। 1. प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। 2. आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है: 1. हीरा का चमकना। 2. रेगिस्तान में मरीचिका मायरेज का बनना। 3. जल में पड़ी परखनली का चमकना। 4. कांच में आई दरार का चमकना। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर्स। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। प्रकाशिक तंतु का उपयोग: 1. प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में। 2. विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में। 3. मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में। 4. शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में। लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। सामान्यतः 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। प्रायः लेंस 2 प्रकार के होते हैं: 1. उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस और 2. अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। लेंसों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द: उत्तल लेंस O प्रकाशिक केंद्र, C1 और C2 लेंस का मुख्य अक्ष, यह है उत्तल लेंस। तथा अवतल लेंस F1 प्रथम फोकस तथा F2 द्वितीय फोकस, मुख्य फोकस। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब: 1. वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, बहुत छोटा एवं उल्टा। 2. C1 से परे, प्रतिबिंब की स्थिति F2 एवं C2 के बीच, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, छोटा तथा उल्टा। 3. C1 पर, प्रतिबिंब की स्थिति C2 पर, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, बराबर और उल्टा। 4. C1 एवं F1 के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति C2 से परे, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, बड़ा और उल्टा। 5. F1 पर, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक, बहुत बड़ा और उल्टा। 6. O एवं F1 के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु है, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार आभासी, सीधा तथा आवर्धित। पृष्ठ 296। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस।
लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। डायोप्टर SI मात्रक है जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि दो लेंसों को परस्पर सटाकर रख दें तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। लेंस की क्षमता में परिवर्तन। लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। ये लेंस एवं द्रव के अपरिवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया जाए कि म्यू अपरिवर्तनांक वाले लेंस को म्यू डैश अपरिवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न होंगी। 1. म्यू ग्रेटर देन म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपरिवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपरिवर्तनांक से कम है। ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए कांच बराबर म्यू बराबर 1.5 के लेंस को पानी म्यू डैश बराबर 1.33 में डुबाने पर। 2. म्यू बराबर म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को समान अपरिवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। वो एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ऐसे द्रव में लेंस को डुबोने पर लेंस दिखाई नहीं देता है। 3. म्यू स्मॉलर देन म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपरिवर्तनांक लेंस के अपरिवर्तनांक से अधिक है। ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। कांच कोष्ठक में म्यू बराबर 1.5 कोष्ठक समाप्त के लेंस को कार्बन डाइऑक्साइड कोष्ठक में म्यू डैश बराबर 1.68 कोष्ठक समाप्त में डुबोने पर उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम इस प्रकार है: बैंगनी वायलेट, जामुनी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज तथा लाल रेड। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। पृष्ठ 297। अतः किसी पदार्थ का अपरिवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपरिवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। जैसे कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपरिवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक एवं अपरिवर्तनांक सबसे कम होता है। इंद्रधनुष रेनबो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं: एक प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो, 2 द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण आंख पर 40 डिग्री 8 मीटर तथा बाहर वाली लाल किरण आंख पर 42 डिग्री 8 मीटर का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदों पर आपातित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग एवं अंदर की ओर लाल रंग होता है। बाहर वाली बैंगनी किरणें आंख पर 54 डिग्री 52 मीटर का कोण तथा अंदर वाली लाल किरण 50 डिग्री 8 मीटर का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखलाई पड़ता है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा पूरक रंग, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा एवं पिकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। ये दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है, जैसे लाल धन पीला मैजेंटा, हरा धन पीला पिकॉक नीला, लाल धन हरा पीला। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। यानी लाल धन पिकॉक नीला धन बराबर सफेद, नीला धन पीला बराबर सफेद, हरा धन मैजेंटा बराबर सफेद, लाल धन हरा प्लस नीला सफेद। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियां होती हैं। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं के रंग। वस्तु जिस रंग का दिखलाई पड़ता है वो वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है, शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वो श्वेत दिखलाई पड़ती है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव सफेद होता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है वो काली दिखाई देती है। इसीलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वो काला दिखलाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता और हरे रंग को वो अवशोषित कर लेता है। पृष्ठ 298। विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर वो किस तरह को देखती हैं, इसे निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है। वस्तु के नाम। सफेद कागज, सफेद किरणों में सफेद, लाल किरणों में लाल, हरी किरणों में हरा, पीली किरणों में पीला, नीली किरणों में नीला। लाल कागज, सफेद में लाल, लाल में लाल, हरी में हरा, पीली में काला, नीली में काला। हरा कागज, सफेद में हरा, लाल में काला, हरी में हरा, पीली में काला, नीली किरणों में काला। पीला कागज, सफेद में पीला, लाल में काला, हरी में काला, पीली में पीला, नीली में काला। नीला कागज, सफेद में नीला, लाल में काला, हरी में काला, पीली में काला, नीली में नीला। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया। जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोषी व्यतिकरण, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है वहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। नोट: दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स ऑफ लाइट। ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सम्मिलित न हो, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी ये घटना ध्रुवण कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा के समान रूप से अथवा समापित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश में अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट हो कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों विद्युत क्षेत्र के कारण होता है।